So we'll go ahead with next question. Question number 18 from 2014. A particle moves with simple harmonic motion in a straight line. In first tau seconds, after starting from rest, it travels a distance a. And in the next tau second, it travels distance 2a in the same direction. Then amplitude of motion is 3a, time period of oscillation is 8 tau, amplitude of motion is 4a and time period of oscillation is 6 tau. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो. देयर इज अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. पहले टाउ सेकेंड्स में इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ a. In the next tau second, it is traveling a distance of 2a, correct? In the same direction. अब आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल है इसने अपना मोशन स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुमको वही नहीं समझ में आया कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ तो फिर ये आंसर नहीं आएगा. तो बाय रीडिंग द क्वेश्चन में कुछ हिंट्स होते हैं हमेशा विच टेल्स यू कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया. एक्सट्रीम वाई. हाँ, तो सेम डायरेक्शन में तो मीन से भी जा सकता है ना एक्सट्रीम की तरफ. हाँ, तो रेस्ट से तो एक्सट्रीम से भी स्टार्ट कर सकता है ना. यस, वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम. यस, उसके बाद वेलोसिटी. यस, देन हाँ चलो नंबर 1 उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और वेलोसिटी एट एक्सट्रीम इज 0. चलो वो भी समझ सकते हैं, लेकिन और एक चीज़ भी है. आई टोल्ड यू कि जब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता है तो पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन, वेयर इज द वेलोसिटी मैक्सिमम? मीन. मतलब एक्सट्रीम से मीन तक आते वक्त उसका स्पीड बढ़ रहा है. स्पीड बढ़ने का मतलब होता है सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना. तो पहले टाउ सेकेंड में a डिस्टेंस था, अगले टाउ सेकेंड में 2a डिस्टेंस है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा. अगर मीन से स्टार्ट करता तो उल्टा होता, पहले टाउ सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता, अगले टाउ सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता. तो देयर इज अ हिडन इन्फॉर्मेशन हियर. तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस इन द फर्स्ट टाउ सेकेंड वाज ओनली a and in the next tau second it is 2a. So that is why you have to understand that it starts from extreme. तो अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो x इक्वल्स टू ऑफ कोर्स a cos ओमेगा t. तो ये पता होना चाहिए. तो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब रिमेंबर आफ्टर टाउ सेकेंड इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ a. और मैंने बोला था कि आप इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी यूज करो या x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी यूज करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से ही मेजर होता है क्योंकि मीन इज योर ओरिजिन. तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? a, राइट. तो आफ्टर टाउ सेकेंड पार्टिकल कहाँ था? इस पोजीशन पे था. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? a माइनस स्मॉल a, तो दैट इज x आफ्टर टाउ. सो एट t इक्वल टू टाउ सेकेंड्स you have x equals to capital A minus small a. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में. तो from 1 and 2 you have x value is a minus a capital A cos of omega tau. Good. ये इक्वेशन नंबर 3. This is something that you get from this equation. यहाँ से तुमको एक चीज और मिल जाएगी. If you want you can just have cos omega tau का वैल्यू which is a minus a by capital A. अब after another tau seconds it has covered a distance of 2a. So it has covered a distance of 2a. Correct. तो after मतलब at t equals to tau plus tau 2 tau seconds, what is the displacement? a minus 3a. a minus 3a, क्योंकि पहले टाउ सेकंड में a था, अगले टाउ सेकंड में 2a था. तो टोटल ये कितना हो गया? 2 टाउ में 3a. तो ये जो डिस्टेंस बचा ये कितना होगा? a माइनस 3a. a माइनस 3a. तो आफ्टर 2 टाउ सेकेंड्स यू हैव x इक्वल्स टू a माइनस 3a. गुड. अब ये वापस से इक्वेशन नंबर 4 यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1.
So therefore from 1 and 4, from 1 and 4, x की वैल्यू है a minus 3a इक्वल्स टू a cos of ओमेगा ओमेगा t कितना है 2 टाउ है। तो वहां पर 2 नहीं लिखा तो फिर आंसर नहीं आने वाला है आपका। यू हैव टू बी केयरफुल विथ ईच एंड एवरी स्टेप हियर। ओके गुड, देन यहाँ तक क्लियर। तो a minus 3a equals to a, what is cos of 2 theta? 2 cos square theta minus 1, पक्का पक्का, माइनस की प्लस माइनस। तो cos of 2 omega tau will be 2 cos square omega tau minus 1. Since cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना, नहीं याद आ रहा कि चलो नहीं हो रहा यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा एज यू वांट। लेट अस टेक थीटा एज 30, देख देते हैं। अगर थीटा 30 है तो 2 into 30 is 60, what is cos 60? 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1/2। पुट हियर cos 30 रूट 3/2, उसका स्क्वायर 3/4 और 2 साथ में है तो 3/2, 3/2 minus 1, 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब फॉर्मूला इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रॉम 3 and 5 you have a minus 3a equals to a 2 cos square omega tau। हमारे पास cos omega tau था, a minus a by capital A, तो a minus small a by capital A का स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, यस, माइनस 1। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a minus 3 equals to a, you have to solve this 2a minus a square upon a square minus 1। कर लो सॉल्व फिर, अभी क्या इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो सॉल्व करना पड़ेगा ये a, देन यू हैव 2a minus a square upon a square। गुड, तो कैंसल और कैंसल, कैंसल हो गया। नाउ सॉल्व दिस, तो यू विल गेट a minus 3a equals to 2 into what is a minus b bracket square, a square minus 2ab plus b square minus a square, और यहाँ का जो a था वो a एज इट इज है, राइट, गुड, डन। कर लो इसको सॉल्व फिर। a minus 3a equals to, सॉल्व दिस, 2a square minus 4a capital A plus 2a square minus a square upon a। तो a minus 3a equals to 2 में से एक गया तो a square आ गया, a square minus 4a plus 2a square। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू सॉल्व दिस, तो यू हैव टू सॉल्व दिस। इसको यहाँ पे लेके आओ, आई विल ब्रिंग दैट a to this side, तो इट बिकम्स a square and 3a with capital A। अब ये स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर बोथ पॉजिटिव, यू टेक दैट देयर, या फिर इसको यहाँ लेके आ जाओ। 4a में से 3a गया तो कैपिटल A इंटू स्मॉल a बचा, इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a स्क्वायर, करेक्ट। दिस एंड दिस ऑल्सो गोज, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, 2a। इसका मतलब एम्पलीट्यूड वाले तो आंसर नहीं मैच हो रहे, एम्पलीट्यूड इज नॉट मैचिंग। फाइंड आउट टाइम पीरियड। How do you find out time period? How will you find out time period? टाइम पीरियड कैसे फाइंड करोगे? ये a की वैल्यू पिछले किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर क्या था, ये 2 3 था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, डन। So you can put this value, put a equals to 2a in equation number 3. What was equation 3? Cos omega tau, ऐसे था ना, equal to क्या था, a minus a by capital A, था कि नहीं ऐसा? हाँ, तो what is a? How much is capital A? 2a minus a upon 2a। तो cos omega tau equals to
बेसिकली मैं पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूँ 1/2, a/2a इज 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है? π/3, 6 डिग्री, π/3। तो ओमेगा टाउ कितना हो गया? π/3। व्हाट इज ओमेगा? 2 टाइम पीरियड इंटू टाउ इक्वल्स टू π/3। बाय and time period is 2 into 3 6 tau, तो 6 tau, time period is 6 tau, option number D, done। Okay, so we'll jump to question number 21 because as I told you we have time limitation, so we cannot solve all the questions here, but I will definitely go through important questions। बाकी सब questions जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है या फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, ये तो हमने सॉल्व किया है इस टाइप के क्वेश्चंस, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा पुराना है ऑफ कोर्स, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। एडवांस लेवल के लिए भी बोल सकते हो तुम, इज अ गुड क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम of length L suspended from the roof of a vehicle, so pendulum is suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down the inclined plane। मतलब यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो यू हैव दिस इंक्लाइन प्लेन, लेट्स से दिस इज इंक्लाइन प्लेन, गुड। इस इंक्लाइन प्लेन पे एक व्हीकल है विच इज कमिंग डाउन विदाउट फ्रिक्शन। अच्छा है विदाउट फ्रिक्शन है, विद फ्रिक्शन बोला तो फिर थोड़ा सा केस और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो गुड फॉर यू दैट दे आर टेलिंग यू दिस इज विदाउट फ्रिक्शन। दिस इज अ व्हीकल विच इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट फ्रिक्शन। ओके, सो यू हैव अ व्हीकल विच इज मूविंग डाउन विदाउट फ्रिक्शन एंड इसके रूप से एक पेंडुलम इज कनेक्टेड which is performing oscillatory motion। तो यहाँ पे एक पेंडुलम है which is basically performing oscillatory motion। ऐसा क्वेश्चन है, इसका आपको टाइम पीरियड पूछा है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L। इसको सॉल्व करना इट्स नॉट रियली वेरी इजी, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। लेट अस से दिस इज अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। अब यू शुड नो, यू मस्ट नो कि ये जो भी मास है उसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज mg। देन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमने ये सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखा ही था, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन कभी भी इंक्लाइन प्लेन को नॉर्मल होता है, और अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है तो इन दोनों लाइंस में भी एंगल कितना बनता है? अल्फा बनता है। तो ये हो जाता है mg cos अल्फा, दिस इज mg cos अल्फा, एंड यू हैव दिस एज mg sin अल्फा, दिस इज mg sin अल्फा, करेक्ट, गुड। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है m है क्या है? इज दिस मास ऑफ पेंडुलम और इज दिस मास ऑफ व्हीकल? वी डोंट केयर, मतलब इट इज मास ऑफ व्हीकल। व्हाई वी डोंट केयर? क्योंकि हमको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चाहिए था। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? 2 √L/g, लॉज ऑफ पेंडुलम। लॉज ऑफ पेंडुलम में एक लॉ था दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, इसलिए मैंने बोला वी जस्ट डोंट केयर इफ इट इज द मास ऑफ पेंडुलम और इट इज द मास ऑफ व्हीकल। एक्चुअली इट इज द मास ऑफ व्हीकल, क्योंकि व्हीकल इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नॉट द पेंडुलम। पेंडुलम गाड़ी के अंदर है, गाड़ी नीचे आ रहा है, तो ये mg sin अल्फा जो है वो गाड़ी पे एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब ऐसा है, यू सी दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ कि ना? हाँ। तो जो पेंडुलम है वो गाड़ी के अंदर है, मतलब पेंडुलम इज नाउ इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सूडो फोर्स एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है? सूडो फोर्स। तो इस व्हीकल, इस पेंडुलम पे भी क्या एक्ट होगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जाएगा यहाँ, राइट, दिस इज सूडो फोर्स एक्टिंग। और आपको पता है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स होता है, सिर्फ डायरेक्शन होता है अपोजिट।
Pseudo force is basically equal and opposite. पक्का? गुड. तो ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. नहीं सॉल्व होगा अगर तुमको नहीं पता है तो. ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. आई जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट्स. तो व्हाट आई विल डू इज किसके कंपोनेंट्स? सूडो फोर्स के कंपोनेंट्स. तो आई वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स. मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा. ऐसा लाइन क्यों ड्रॉ किया? इफ दिस इज अल्फा दैट इज आल्सो अल्फा, बिकॉज दे आर लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्योंकि ये वेक्टर्स है. वेक्टर्स को मैं मेरी मर्जी है मैं वहां दिखा सकता हूँ. आई कैन शो दिस वेक्टर हियर ऑल्सो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. इफ आई कैन शो इट हियर आई कैन शो दिस लाइन हियर ऑल्सो. तो बताओ अल्फा अल्फा हुआ कि नहीं? हाँ, तो फिर ये भी अल्फा हुआ कि नहीं? यस, तो दैट इज ऑल्सो अल्फा. तो याद रखना अभी. अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे एक कंपोनेंट आ गया आपके पास. किसका कंपोनेंट आ गया? जी साइन अल्फा का कंपोनेंट आ गया. जी साइन अल्फा का कौन सा कंपोनेंट आ गया? कॉस अल्फा कंपोनेंट. क्योंकि जी साइन अल्फा था और अल्फा को लग के एडजेसेंट कौन होता है? कॉस. तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ. इसको जी डैश बोल देता हूँ. जी डैश. मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कंपोनेंट किसका है? जी डैश का. कौन सा कंपोनेंट है? कॉस अल्फा. और फिर बाद में जी डैश के क्या लिख देंगे? जी साइन अल्फा कॉस अल्फा. बराबर. सिमिलरली एक कंपोनेंट यहाँ है तो दूसरा वहां है. अगर एक कॉस है तो वो साइन है. तो ये आ जाएगा जी डैश. ये आ जाएगा जी डैश. विच कंपोनेंट? साइन अल्फा. लेकिन जी डैश खुद क्या है? व्हाट इज जी डैश? जी साइन अल्फा. तो जी साइन अल्फा साइन अल्फा कितना हो गया? जी साइन स्क्वायर अल्फा. पक्का पक्का. गुड गुड. तो ये दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये नहीं पता होगा तो फिर मुश्किल है, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड का इक्वेशन? इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. आई विल राइट डाउन जी इफेक्टिव. इफेक्टिव मतलब व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, नॉट ऑन द व्हीकल. पेंडुलम. तो पेंडुलम पे दो जी एक्ट हो रहे हैं. एक है ये वाला हॉरिजॉन्टल, राइट? हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल. इसको एक काम करते हैं ए एक्स बोल देते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल है. और एक है ये, इसको क्या बोल देते हैं? ए वाई. नाउ यू सी दिस ए एक्स एंड ए वाई, they are perpendicular to each other. When you have two vectors perpendicular to each other, the resultant is ax square plus ay square. तो तुमको अगर g इफेक्टिव मिल गया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. तो अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे g इफेक्टिव, विच इज अंडर रूट ऑफ ax. व्हाट इज ax? हाँ, तो g स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस व्हाट इज ay? ay जी साइन स्क्वायर अल्फा. तो उसका भी स्क्वायर जी स्क्वायर साइन 4 रेज टू अल्फा. स्क्वायर कर लिया इसके लिए. तो यू हैव अंडर रूट ऑफ, यू कैन टेक आउट जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन. अगर तुमने जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में सिर्फ कौन बचा? कॉस स्क्वायर. और दूसरे टर्म में कौन बचा? साइन स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. तो यू हैव जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी 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 साइन अल्फा. बराबर. पक्का पक्का श्योर. थोड़ा सा भी गलती हुआ तो गए, इसलिए अच्छे से देख लो इफ दैट इज करेक्ट और रॉन्ग. चेक कर लो करेक्ट है. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव. तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी साइन अल्फा, राइट? क्योंकि जी इफेक्टिव है जी साइन अल्फा. है क्या ऐसा आंसर में? है ऑप्शन बी. तो चेक भी कर लो बी दिया है कि नहीं. ए दिया है. वेरी गुड. तो इसलिए मैंने बोला था कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू चेक. तो यू शुड चेक फर्स्ट कंपोनेंट्स. आर द कंपोनेंट्स करेक्ट? यस. कंपोनेंट सही है कि नहीं देख लो. ये कंपोनेंट्स ये और वो, अगर वो सही है तो फिर हम लोग अगला कुछ सोचेंगे इफ दे आर करेक्ट. सर अगर रिजल्ट चेक नहीं निकाला तो
सूडो फोर्स, क्योंकि वेट जस्ट अ मिनट, जी साइन अल्फा व्हीकल पे एक्ट होता है, वह पेंडुलम व्हीकल के अंदर है, तुमको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम का निकालना है, इसके लिए हमको ये सारा प्रोसेस करना पड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आंसर गलत है, इसलिए बोल रहा हूँ चेक करो व्हाट इज रॉन्ग, समथिंग इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। गड़बड़ ये है, मैं 2 बार पहले आपको बोला मैंने कि जो एम जी साइन अल्फा है वो व्हीकल पे एक्ट हो रहा है, बिकॉज व्हीकल इज कमिंग डाउन, बराबर, राइट। लेकिन जो वेट होता है, वेट वो तो व्हीकल और पेंडुलम दोनों का होता है, दोनों का होता है ना, वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जब तुमने ए वाई लिखा तो तुमने ए वाई क्या लिखा, क्या लिखा ए वाई, ए वाई व्हाट इज ए वाई फॉर यू, जी साइन स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि अगर तुम देखोगे, अगर ऊपर जी साइन स्क्वायर अल्फा है तो नीचे जी भी है, हाँ, तो जो नेट कंपोनेंट आएगा y, जो y कंपोनेंट नेट, मैंने इसलिए बोला ना, ग्रेविटी ग्रेविटी पेंडुलम पे भी तो एक्ट होगा ना, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, तो ये जो mg है ये व्हीकल के लिए भी डाउनवर्ड्स है, पेंडुलम के लिए भी डाउनवर्ड्स है, सिर्फ ये जो mg साइन अल्फा है वो व्हीकल पे एक्ट हो रहा है, वो पेंडुलम पे नहीं एक्ट हो रहा है, लेकिन वेट तो दोनों का है, ग्रेविटी की वजह से वेट तो दोनों का आया, मतलब ये जो जी है वो पेंडुलम पे भी है डाउनवर्ड्स, और ऊपर कौन है, जी साइन स्क्वायर अल्फा, तो इट विल बी जी माइनस जी साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ होगी गलती, करेक्ट। अगर ये करेक्ट कर लेते तो आंसर गलत नहीं आता, जी कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ, तो दिस इज जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो जिसको तुम जी साइन स्क्वायर अल्फा लिख रहे थे वो रियलिटी में जी कॉस स्क्वायर था, तो अगर वो कॉस स्क्वायर था तो अभी उसका स्क्वायर कर लोगे तो इट विल बी रेज टू 4, इसका मतलब जो तुम कॉमन साइन स्क्वायर निकाल रहे थे, साइन स्क्वायर कॉमन नहीं, कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो यू हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दैट इज अगेन 1, लेकिन जी इफेक्टिव इज नॉट जी साइन अल्फा बट इट इज जी कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, गुड। तो एक छोटी सी गलती भी कैन गिव यू -1 इंस्टेड ऑफ +4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वो ट्रिक्स तो तुम तुम्हारे हिसाब से बना सकते हो इफ यू वांट टू मेक शॉर्टकट्स, बट आई वुड नॉट प्रिफर डूइंग ऑल दिस, आई विल गो विद द स्टैंडर्ड, मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा लेकिन मैं इमेजिन कर लूंगा जी साइन अल्फा, सो द व्हीकल इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स, तो सूडो फोर्स शुड बी अपवर्ड्स, तुम भी जब बस में जाते हो, बस जब आगे एक्सीलेट होता है तो तुमको पीछे धक्का लगता है, ऐसे होता है ना, जब बस ब्रेक मारता है तुमको आगे धक्का लगता है, राइट, तो जिस डायरेक्शन में व्हीकल का एक्सेलरेशन हो उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा डायरेक्शन होता है, सूडो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए पेंडुलम पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है जी साइन अल्फा, तो आई वुड बेटर प्रिफर डूइंग कंपोनेंट्स, राइट, छोटी सी गलती हो गई तो मार्क्स जाएंगे आपके, तो आई विल नॉट रिकमेंड दोस काइंड ऑफ ट्रिक्स हियर। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन नॉट रियली वेरी हाई लेवल। अगला क्वेश्चन ये भी सॉल्व करेंगे हम, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड, वेरी गुड, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, गुड, समथिंग टू सॉल्व फॉर अस, व्हाट इज द नेट एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज गोइंग अपवर्ड्स, g+a, हो गया क्वेश्चन सॉल्व फिर, डन, सो द pendulum has time period t1, the point of suspension is now moved upwards, मतलब अगर पहले एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी g था तो अब g+a होगा, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तुम पेंडुलम का जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसको ऊपर लेके जा रहे हो, द डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद y इक्वल टू kt स्क्वायर, वेयर k इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, if new time period is t2 then the ratio of t1 square by t2 square will be, good question, पहले याद रखना
T is proportional to 1 by root G and you know this now 2 pi under root of L by G. पहले केस में जो G1 था वो सिर्फ G था, T1 को T बोला है, whatever it is T है, T1 is T1, ठीक है। दूसरे केस में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब ऐसा है, इमेजिन ये जो पेंडुलम था, पेंडुलम वो एक पॉइंट से सस्पेंडेड था, ये सस्पेंशन का पॉइंट जो उसको S नाम देता हूँ, S। अब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसी को ऊपर मूव कर रहे हैं। What they're doing is they're taking this point of suspension upwards. The point of suspension is being taken upwards through an equation which is y equals to kt square. इसका मतलब जो सेकंड केस में G2 होगा वो G plus A होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा तो G minus A होता। अब हमको A चाहिए। How do you find out A? By dv by dt। तो पहले V चाहिए। How do you find out V? dy by dt। तो पहले V फाइंड कर लो, dy by dt। एंड how much is y? kt स्क्वायर। उसमें से k की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो y इक्वल्स टू t स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है? 1, तो सिंस k इज 1। अब ले लो डेरिवेटिव। t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 2t। कितना होता है? 2t, राइट। तो v मिल गया 2t। अब मिल जाएगा a इज dv by dt, तो a इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2t दैट इज 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो G2 आपको मिल गया, G2 मिल गया आपको G plus A मतलब G plus 2, राइट। एंड दे आर आस्किंग यू T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर। सो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर, सबसे पहले T is inversely proportional to root G, मतलब T स्क्वायर is proportional to inversely proportional to G। तो फिर यहाँ से T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर विल बी G2 बाय G1, ऐसे आएगा ना? पक्का पक्का, गड़बड़ मत कर देना, सही है। G2 बाय G1, G2 इज G plus 2 और ये G। आंसर इज न्यूमेरिक, गुड। G की वैल्यू 10 ले लो, कितना लोगे? 10। तो 10 plus 2 upon 10 that is 12 by 10, that is 6 by 5। तो आंसर शुड बी 6 by 5। 6 by 5 ऑप्शन नंबर सी। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो, ऑप्शन सी है, यस, गुड। अगला क्वेश्चन, तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी असाइनमेंट टू यू 23rd, इट्स टू सिंपल। विल गो फॉर 24th, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया हमने, तो विल सॉल्व दैट आल्सो। तो ऑसिलेटरी मोशन में तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। सिमिलरली यू कैन कंबाइन ऑसिलेटरी मोशन एंड समथिंग कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वो दोनों चैप्टर को कंबाइन करके भी यू कैन हैव क्वेश्चंस, तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। और पेंडुलम मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक पेंडुलम है जिसका जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैज टाइम पीरियड t। When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to tm. If the Young's modulus of material of wire is y, then 1 by y is equal to। Very good question। तो यहाँ पे ये it is coming from combination of both type of like both the chapters SHM as well as elasticity। वापस क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, we have a simple pendulum, उसका जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया है। सो यू हैव अ वायर विद सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, राइट। लेट्स से द लेंथ इज एल। अब इसका टाइम पीरियड है टी। तुमने अब तक इसके नीचे कोई लोड नहीं लगाया है, लोड लगाओगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो टाइम पीरियड इज टी। अब क्या बोला है? When an additional mass m is given to its bob, मतलब तुम अगर ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि मास था ही नहीं, तुम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि मास था, बॉब था, यहाँ पे ये बॉब था। अब इस बॉब को थोड़ा एक्स्ट्रा मास दे दिया। पहले अगर स्मॉल m था तो अभी बढ़ा के स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो गया, ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो। डजंट रियली मैटर, राइट। हाँ, मैटर क्या करता है वो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। जब तुम एक्स्ट्रा लोड डालोगे तब पता है क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा,
एंड लैटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब थिकनेस कम होगा, लेंथ बढ़ेगा, मतलब एरिया कम होगा. इन शॉर्ट, एरिया विल चेंज, द लेंथ विल इंक्रीज. एंड यू नो, लेंथ जितने से इंक्रीज होगा उसको तुम डेल्टा एल बोलते हो, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, और टाइम पीरियड बिकम्स टीएम. दैट इज व्हाट विल हैपन. तो एक्स्ट्रा लोड डालने की वजह से द वायर विल इलोंगेट बाय डेल्टा एल विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. आपको पूछा है यंग्स मॉड्यूलस अगर y है तो 1/y कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पेंडुलम के साथ क्या कनेक्शन है बताता हूँ. यू रिमेंबर टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड मेंशन किया है तो टाइम पीरियड से स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल. जी तो नहीं चेंज होगा यहाँ पे, जी सेम, तो 2 पाई और जी इज कॉन्स्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू रूट एल. इसका मतलब टी एम बाई टी is under root of L dash, where L dash is the final length by original length L. What is L dash? What is L dash? L plus delta L. So L plus delta L by L. So this is equal to L by L is 1 plus delta L by L. अब ये delta L by L होता है जो यंग्स मॉड्यूलस में दिखता है, तो याद होगा. तो यंग्स मॉड्यूलस is, if you remember, of course, it is force per unit area. It is tensile stress upon tensile strain. Tensile को तुम longitude में भी बोलते हो. Force upon area is stress. Change in length upon length is strain. Tensile strain. तो tensile strain है delta L. So from here delta L by L equals to F upon AY. और आंसर भी देखते जाना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. ए और वाई है क्या ऑप्शन में? या ए है, यस दिखाई. वाई तो पूछा ही है, ए तो है, और वाई पूछा था तो लाना पड़ेगा आपको. साथ में तुमको एफ नहीं दिख रहा होगा, एम जी दिख रहा होगा. दिख रहा है क्या एम जी? यस. व्हाट इज एफ? इट इज एम जी. लोड इज द फोर्स हियर. तो ये इक्वेशन नंबर बन गया 2. तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have Tm by T equals to under root of 1 plus delta L by L. What is delta L by L? mg by ay. तुमको 1 by y पूछा था, स्क्वायर कर लो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. You have Tm by T का स्क्वायर, रूट गया तो 1 plus mg by ay. 1 इधर आ गया तो Tm बाई टी का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू mg बाई ए वाई. ए वहाँ गया, mg भी यहाँ आ गया, तो a बाई एम जी Tm बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई वाई. तो ऐसा आंसर होना चाहिए. a बाई एम जी Tm बाई टी स्क्वायर माइनस 1. ऑप्शन नंबर ए है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है ना? चेक कर लो, ए है. यस, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नाउ विल जंप टू PYQs ऑफ होम बेस्ड सेक्शन. ऑफ कोर्स जेई, बट होम बेस्ड. जो बाकी क्वेश्चंस है दैट यू शुड डू बाय योरसेल्फ. अब ये क्वेश्चन है वैसे इजी, बट आई जस्ट वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज यू सी दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. आपका जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन है ये. आपको याद होगा तो 16/9 आंसर है, नहीं याद होगा तो सॉल्व कर लेते हैं. अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास. इज अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग जिसका मास नेग्लेक्ट करना है. स्प्रिंग का मास नेग्लेक्ट करना है. द स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट द मास executes SHM of period t. If the mass is increased by small m, अभी जो मास पहले से था उसके नीचे तुमने एक्स्ट्रा मास लगा दिया स्मॉल m, the time period becomes 5t/3. Then the ratio of small m by capital M is. तो ऐसा है, पहले केस में मास था m, टाइम पीरियड था t. दूसरे केस में मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m. राइट? करेक्ट, गुड. ऐसे है ना? एक्स्ट्रा मास m था, स्मॉल m, तो पहले केस में कैपिटल M ले लेता हूँ, कोई बात नहीं. व्हाट इज द टाइम पीरियड इन द सेकंड केस? 5t/3. आपको पूछा रेशियो ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल M.
और ये पेंडुलम स्प्रिंग पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, तो 2 पाई रूट ऑफ L/G मत बोलना, क्या बताओगे? M/K। स्प्रिंग सेम था ना? यस। तो K कांस्टेंट है क्या? यस। तो T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M, मतलब बेसिकली T1/T2 इक्वल्स टू रूट ऑफ M1/M2। तो T1 is T and T2 is 5T/3 equals to under root of M1 was M and M2 was M plus M। cancel 3/5 equals to root of capital M upon M plus M, squaring on both sides, so you get 9/25 equals to capital M upon M plus small m, तो 9m plus 9 small m equals to 25m। 25m में से 9m गया तो 16m equals to 9m। आपको स्मॉल m बाई कैपिटल M पूछा है, स्मॉल m बाय कैपिटल M इज 16/9, तो 16/9 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन सीईटी के बुक्स में भी दिया हुआ है, तो गुड क्वेश्चन, सिंपल है, थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा आपको। द मास m, पहले तो डायग्राम देख लो। देयर इज अ मास m, देयर आर टू स्प्रिंग्स, देयर इज अ पॉइंट p बिटवीन द टू स्प्रिंग्स, p point is between the two springs and mass m is after the two springs। so a mass m shown in figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude a। okay, the amplitude of point p is, अच्छा क्वेश्चन है, amplitude of point p is, तो बताओ जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस? नो आइडिया? so get some idea। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो पहला स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा, पहला स्प्रिंग जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको x1 बोलेंगे, दूसरा जो प्रोड्यूस करेगा उसको x2 बोलेंगे। तो पहले स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एम्पलीट्यूड फॉर मास m, क्योंकि मास m को ऑसिलेट करने के लिए दोनों स्प्रिंग्स रिस्पॉन्सिबल है, बोथ ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि इफ आई पुल द मास m टू द राइट बोथ स्प्रिंग्स विल बी स्ट्रेच्ड। तो पहले स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे का डिस्प्लेसमेंट is equals to amplitude of mass। when I say displacement I am saying maximum displacement। तो पहले स्प्रिंग की वजह से जो एम्पलीट्यूड हुआ वो x1 है, दूसरे की वजह से जो हुआ वो x2 है, और m क्योंकि दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो x1 प्लस x2 ये a है, करेक्ट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो kx भी कांस्टेंट होता है। if force is constant then kx is also constant, मतलब this is constant। और अगर kx constant हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि k1 x1 equals to k2 x2 तुम लिख सकते हो, राइट। आपको क्या पूछा था? आपको पूछा था एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p। नाउ टेल मी पॉइंट p को ऑसिलेट करवाने के लिए कौन सा स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल है? 1 की 2? 1 मैंने अभी तो बोला मास के पीछे देखो कितने स्प्रिंग्स है, m के पीछे कितने स्प्रिंग है? 2, तो टुगेदर दे आर मेकिंग m ऑसिलेट। p के पीछे कितने हैं? कितना है? 1। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन ऑफ p? मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है आपको। रिजिड सपोर्ट मैटर करता है, रिजिड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। रिजिड सपोर्ट के बाद एक स्प्रिंग, फिर एक और स्प्रिंग, फिर एक और स्प्रिंग, ऐसा लगा देता हूँ और ये मास लगा देता हूँ m। लेट्स से k1 k2 k3। m oscillate होगा because of how many springs? 3। if I take a point p here, point p will oscillate because of the first spring। if I take a point q here, it will oscillate because of 2 springs। जब तक ये क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो तुमको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ p, मतलब तुमको x1 पूछा है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया the amplitude due to the first spring is x1 and due to second is x2। तो x1 plus x2 was a। तो तुमको पूछा क्या है? x1। तो unless and until you know this क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब आपको x1 चाहिए। लुक एट द ऑप्शंस, you want to find out x1 but in terms of a, not in terms of x2। तो फिर नहीं, not in terms of x2, तो एक काम करो, यहां से तुमको क्या मिल गया?
x2 इक्वल्स टू a माइनस x1, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. So therefore from 1 and 2, you have x1 equals to k2 by k1 times of x2, but x2 is a minus x1, so x1 equals to k2 by k1 a minus k2 by k1 x1. इसको यहाँ लेके आते हैं x1 plus k2 by k1 x1 equals to k2 by k1 a. तो यहाँ से तुम x1 कॉमन निकाल लोगे, so you have x1 as common 1 plus k2 by k1 equal to k2 by k1 into a. So you have x1 equals to k1 plus k2 by k1 equals to k2 by k1 into a. k1 k1 हो गया cancel out, और you have answer as x1 equals to k2 upon k1 plus k2 into a. So k2a upon k1 plus k2, k2a upon k1 plus k2, option number D. Correct? Good. Next question. So next question will be question number 6. We will jump to 6th. A mass m is suspended separately, ये वर्ड अगर नहीं पढ़ा तो गए वापस से. सेपरेटली एक मास था m जो दिख रहा है डायग्राम में, वही मास m. इट इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय टू डिफरेंट स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k1 एंड k2. तो पहले तुमने मास m को स्प्रिंग 1 पे लगाया जिसका कांस्टेंट k1 था, फिर उसको तुमने दूसरे स्प्रिंग पे लगाया जिसका मास k2 था, और उस केस में जो टाइम पीरियड थे वो था t1 एंड t2. If the same mass m is connected to both the springs as shown in figure, the time period t is given by the relation. चलो सिंपल सा क्वेश्चन है. तो ऐसा सिचुएशन है कि you had initially one spring, उसके नीचे तुमने लगा दिया एक मास. तो पहला स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, and you are connecting a mass below it which is small m. तो मास स्मॉल m इसके नीचे कनेक्ट कर दिया. गुड. और इसको तुमने ऑसिलेट करवाया एंड टाइम पीरियड इज t1, एंड टाइम पीरियड इज t1. ओके. फिर अभी आपने क्या किया, यही मास m को you have connected with the other spring of spring constant k2, the time period is t2, here it was t1. सबसे पहले बिफोर वी गो अहेड, टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड. 2 पाई रूट ऑफ m बाई k, पक्का ना. तो m बाई k1 ये t1 हो गया, और t2 विल बी अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k2. वेरी गुड. तो पहले तो ये पता होना चाहिए. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब आप ऐसा कर रहे हो, सेम मास को तुम ऑसिलेट करवा रहे हो, बट दिस टाइम बाय कनेक्टिंग द टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल. अब ये पैरेलल में है, ये मैंने बताया था अगर याद होगा तो. याद है ना, ये पैरेलल में है क्योंकि इन दोनों स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट पे है और दूसरा सेम मास पे है. तो जब एक रिजिड सपोर्ट पे हो, दूसरा सेम मास पे हो, तो वो सीरीज नहीं होता है, वो कौन होता है, पैरेलल. और दिख भी रहा है पैरेलल वैसे तो, बाय द वे. तो टाइम पीरियड इज t विच इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k इक्विवेलेंट. गुड. तो इन पैरेलल k इक्विवेलेंट बन जाता है k1 प्लस k2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k1 प्लस k2. करेक्ट. गुड. अब आपको पूछा है रिलेशन ऑफ t1 t2. एक काम करना, ये t1 है, ये t2 है और ये t है. प्रॉब्लम यह है कि मैं टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में दो टर्म्स का एडिशन हो, डिनोमिनेटर में एक नंबर हो तो सेपरेट होगा. इधर उल्टा है, न्यूमरेटर में एक नंबर, डिनोमिनेटर में दो है, सेपरेट नहीं हो पा रहा. कुछ टेंशन मत लेना. फिर क्या करना, 1/t. तो 1/2 पाई, कुछ नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल लिया है. रेसिप्रोकल लेने का एक ही रीजन है, दैट आई वांट टू सेपरेट टू टर्म्स हियर, क्योंकि मुझे t1 और t2 को एडजस्ट करना था, तो मैंने इसे सेपरेट कर लिया. k1 बाई m प्लस k2 बाई m. अब क्या करेंगे, करेंगे बोथ साइड्स.
So you can square on both sides. Okay. So you square on both sides. So 1 by t square equals to 1 by 2 pi का square root गया. तो k1 by m plus k2 by m. अब ये 2 पाई स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 1/2 पाई स्क्वायर k1 बाई m प्लस 1/2 पाई स्क्वायर k2 बाई m. तो 1/t स्क्वायर अगर अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो ये जो टर्म है ना ये 1/t1 स्क्वायर है. तो 1/t1 ये था 1/2 पाई रूट ऑफ k1 बाई m. इसका स्क्वायर कर लूंगा तो 1/2 पाई स्क्वायर k1 बाई m. तो ये 1/t1 स्क्वायर है और ये 1/t2 स्क्वायर है. तो मैं t रेज टू -2 इक्वल्स टू t1 रेज टू -2 प्लस t2 रेज टू -2 लिख सकता हूँ. यस, लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर डी. चेक करो. ठीक है डी. यस, गुड.